आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2007 के व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, उपकल्पना के सिद्धांतों से अनुमानिकता से निकाला जा सकता है। पहला, उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन से सम्मिलन से निकाला जा सकता है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मंद करता है। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध तत्व की खोज की तरफ ले जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं कि उपकल्पना को सिद्धांतों की अनुमानिकता से निकाला जा सकता है, सही है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जाता है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच संबंधों को अभिव्यक्त करने वाले अपरिचित कथन को प्रकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। प्रकल्पना को भाग उपकल्पना समझना भूल है। घटनाओं के संभावित संबंधों के बारे में केवल ऐसे विचारों को ही प्रकल्पना की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक तरीके से संभव हो। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ऐसे ही विचारों को रखा जाएगा, ऐसी ही प्रकल्पना की श्रेणी मतलब ऐसे विचारों को रखा जाएगा प्रकल्पना की श्रेणी में जिनकी प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक तरीके से संभव हो। अतः यह कहना गलत होगा कि कल्पना हमें अभेदकारी अंधाधुंध प्रदत्त खोज की तरफ ले जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं। तो देखिए वंश, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। क्या है, वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं। तो वंश, विरासत, उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, पितृसत्तात्मक सामाजिक संगठन का वह रूप है जिसमें पितृमार्ग की वंशानुक्रम, उत्तराधिकार, पदाधिकार, पितृस्थानिकता, पैतृक सत्ता और वैधानिक रूप से स्त्रियों व बालकों के मताहत होने की प्रवृत्ति होती है। शाब्दिक रूप से पितृसत्ता का तात्पर्य पिता के शासन से है, अर्थात पितृसत्तात्मक परिवार में वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुष की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित रणनीतियों को सही क्रम में लिखिए। तो हमारा सही क्रम क्या है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। पहले महिला मुक्ति, महिला और विकास, लिंग और विकास, महिला सबलीकरण। आगे देखिए कथन कारण है। अभिकथन क्या है, एक निर्याती समूह के एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्य के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है कि उसकी एक साझी संस्कृति है। तर्क क्या है, निर्याती समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को निर्याती समूह में परिभाषित किया जाता है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के द्वारा भी यह समझा जाता है कि उसकी कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो उन्हें समाज या अन्य समूहों से अलग करते हैं। एक निर्याती समूह में कई भिन्न वर्ग के लोग हो सकते हैं अतः इनकी साझी संस्कृति होती है तथा यह भी कथन सत्य है कि नरजाति समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है, जो अभिकथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्या है, भारत में अदृश्य बेटियों के साथ सांस्कृतिक कारण आर्थिक उत्तरदायित्व बन जाता है। आगे देखिए हमारे पुस्तक और लेखक हैं, तो सही क्रम मिलाना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मार्गरेट मीड, सेक्स एंड टेम्परामेंट, सिमन डू बुवार, द सेकंड सेक्स, केट मिलर,
सेक्सुअल पॉलिटिक्स। सुलामित फायरस्टोन की क्या है? द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। फिर से देखिए, मार्गरेट मीड, सेक्स एंड टेम्परामेंट। सेमन डी बुआर, द सेकेंड सेक्स। केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और सुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। वोगार्ड्स पैमाने को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रमिक संख्या। वोगार्ड्स पैमाने को क्रमिक संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वोगार्ड्स ने सामाजिक अंतर नापने के लिए यह संबंध रखने या विभिन्न समूहों के में नज़दीकी नापने के लिए एक अनुमापक का विकास किया। यह दर्शाता है कि आधार सामग्री कम करने के साधन के रूप में अनुमापन एक मतभेदी साधन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित कोड के अनुसार लेखकों को उनकी पुस्तक से जोड़ें। तो देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी में क्या है? फर्स्ट का सेकंड है, तो फर्स्ट का सेकंड हो गया। बी का 1 है, तो बी का 1। ये क्या है? समाज का अपीड़न सिद्धांत। आर डेहरेनडॉर्फ, ये वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष खोजन ने कहा। जब तक हम समाजों का इतिहास और संघर्ष का इतिहास रहा आप सकते, तो ये तो आप जान ही रहे हैं, ये युक्ति सबसे फेमस है और किसकी हो सकती है? कार्ल मार्क्स की हो सकती है। कॉलिंस ने हिंसक बल प्रयोग के बारे में कहा। आगे देखिए वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष खोजन, समाज का अपीड़न सिद्धांत। आर डेहरेनडॉर्फ, अब तक का समाज जो का इतिहास और संघर्ष का इतिहास रहा है, तो कार्ल मार्क्स। हिंसक बल प्रयोग, आर कॉलिंस। आगे देखते हैं, लेखकों उनकी पुस्तकों के साथ जोड़ें और कोड का इस्तेमाल करें। देखिए क्या है? हेमंत श्रीनिवास, तो क्या होगा? द रिमेम्बर्ड्स विलेज। आगे देखिए, एस सी दुबे की क्या है? इंडियन विलेज। कास्ट क्लास पावर, आंद्रे वेत्ताई। द हाउसहोल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली, ये है एम शाह की पुस्तक है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, एम शाह, पहले देखिए क्या है? एम श्रीनिवास, द रिमेम्बर्ड विलेज। एस.सी. दुबे, इंडियन विलेज। आगे देखिए, हेमंत शाह, द हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली। आंद्रे वेते की क्या? कास्ट क्लास एंड पावर। अभिकथन और तर्क में देखिए, ग्रामीण समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए ऐतिहासिक तथ्य एवं सहभागी अवलोकन दोनों आवश्यक हैं। और तर्क देखिए, प्रारंभिक समाजशास्त्र ने ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया, किंतु बाद में क्षेत्रीय अध्ययन को अपने उपागम तथा अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। तो इसका देख लीजिए क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, मगर ए आर की सही स्पष्टीकरण है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक समाज का इतिहास उसके वर्तमान स्वरूप का मूल आधार होता है, अतः किसी समाज का अध्ययन करने के लिए उसके इतिहास का ज्ञान आवश्यक है तथा सहभागी अवलोकन द्वारा समाज के वर्तमान स्वरूप का वास्तविक तथ्य प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभ में समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक तथ्य पर बल दिया, परंतु वर्तमान समय में क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क। सामाजिक स्तरण से ऐसे सामाजिक समूहों का मान होता है जिनका दर्जा बंदी की गई होती है। सामाजिक स्तरण से ऐसे सामाजिक समूहों का मान होता है जिनकी दर्जा बंदी की गई होती है। सामाजिक समूह की अपनी एक जीवन शैली होती है और यही जीवन शैली अन्य सामाजिक समूहों के सदस्यों से उनको भिन्न करती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए आर दोनों सही, ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है इसमें, है ना। तो इसकी व्याख्या देखिए, इस स्पष्टीकरण समाज के समूहों
और सदस्यों के विभिन्न स्तरों को बांटने की प्रक्रिया है। अर्थात सामाजिक स्तरण से ऐसे सामाजिक समूहों का मान होता है जिनका दर्जा बंदी की गई है। सामाजिक समूहों की अपनी एक जीवन शैली होती है और यही जीवन शैली अन्य सामाजिक समूहों के सदस्यों से उनको भिन्न करती है। तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण है आर नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों को उनके निर्देशन की रूपरेखा से जोड़ें और संबंधित है जिसे, तो इसकी हम सीधे व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसमें देखिए क्या है, यह एक मौलिक संभाव्यता निर्देशन पद्धति है जो सभी अन्य प्रकार की संभाव्यता निर्देशन पद्धति में निहित है। ये सरल दैव निर्देशन है। पहले जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक स्तर से दैव पद्धति से कुछ संख्या चुन लिया जाता है। तो विभिन्न स्तरों में बांट रहा है, स्तरों में बांटने में ही स्तरीय निर्देशन आ जाता है। फिर क्या है, इस पद्धति में निर्देशन का चुनाव विभिन्न चरणों में होता है। तो विभिन्न चरणों में हो रहा है तो बहुचरण निर्देशन हो गया। इकाइयों के गुच्छ से प्रत्येक तत्व का चुनाव किया जाता है, तो ये गुच्छ निर्देशन हो गया। गुच्छ की बात कह रहा है तो गुच्छ निर्देशन हो गया। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित मापों को 4 प्रकारों से जोड़े उत्तर के लिए कोड का इस्तेमाल करें। चलिए इसको देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए ए का सेकंड है बहुलक, नामिक है और मध्यमान, ये क्या है अंतराल, मध्यम अंतराल है और मध्यमान क्रम सूचक है और ये मानक विचलन। तो आप समझ रहे हैं ये मानक विचलन क्या हो जाएगा, ये मध्यम अंतराल है ये, मानक विचलन जो है ये आपका अनुपात है। तो देखिए बहुलक नामिक मध्यमान अंतराल माध्यम ये क्रम सूचक, माध्यम क्रम सूचक और मानक विचलन अनुपात में। शोध प्रक्रिया में निहित सही चरणों को सुव्यवस्थित करें, निम्नलिखित कोड का इस्तेमाल करें। देखिए समस्या निदान, साहित्य सर्वेक्षण और सामग्री विश्लेषण, सामग्री संकलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। शोध प्रक्रिया में निहित सही चरणों का क्रम इस प्रकार है। पहले क्या करेंगे, साहित्य सर्वेक्षण, फिर समस्या का निर्धारण, सामग्री संकलन और सामग्री विश्लेषण। निम्नलिखित को उनकी किताबों से जोड़ें, नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करें। तो देखिए हटन भारत में जाति, कास्ट इन इंडिया, फिर अनंत श्रीनिवास ने क्या कहा, जाति के नए अवतार, आंद्रे बेते ने जाति शक्ति पावर के बारे में बताया और जीएस गुरी ने जाति और प्रजाति के बारे में बताया। तो इसकी सही व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। क्या है, जे.एच. हटन भारत में जाति, एम.एन. श्रीनिवास जाति के नए अवतार, आंद्रे बेते जाति वर्ग और शक्ति, गुरी जाति और प्रजाति। आगे देखते हैं, तथ्य विश्लेषण में निहित तार्किक चरणों का सही क्रम में रखें। तो तथ्य विश्लेषण में पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। पहले आपका कोडिंग होगा, फिर आपका सामग्री विशिष्ट होगा, फिर सामग्री सफाई, फिर सामग्री वर्गीकरण। तो तथ्य विश्लेषण में निहित तार्किक चरणों का सही क्रम इस प्रकार है, कोडिंग, सामग्री प्रविष्टि, सामग्री सफाई, सामग्री वर्गीकरण। नीचे दिए गए विचारों को उनके लेखक से जोड़ें, दिए गए कोड का इस्तेमाल करें। तार्किक और अतार्किक, ये कौन होगा, एक मिनट, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, तो पहले ए का सेकंड हो जाएगा, ये ए का सेकंड और बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड
यानी तार्किक अतार्किक विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जी.एच. मीट ने, और घटना विज्ञान तो जानते हैं आप कौन होगा, अल्फ्रेड शुड, और ये नाट्यशास्त्रीय परिपेक्ष इरविन गॉफमैन। आगे देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में तार्किक अतार्किक क्रिया विल्फ्रेड पेरेटो, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जी.एच. मीट, घटना विज्ञान अल्फ्रेड शुड, और नाट्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इरविन गॉफमैन का है। निम्नलिखित में से किसने समाज के विकास में 3 चरणों का विश्लेषण किया? ईश्वरपरक, अभौतिक तथा वैज्ञानिक। तो ये आप जानते हैं कि वर्गीकरण समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे ने किया। अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किया जो निम्नलिखित हैं: ईश्वरपरक, पराभौतिक और वैज्ञानिक। अगस्ट कॉम्टे ने विकास के इन 3 स्तरों की व्याख्या प्रत्यक्षवादी दर्शन में विस्तृत रूप से की है, और इस अर्थ को कॉम्टे उद्विकास विचारधारा के समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था के व्यक्तियों को ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। यह कथन सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उन कथनों से जोड़ें जो दिए गए कोड का इस्तेमाल करें। चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए का फोर्थ होगा संस्कृतिकरण जाति के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है, और बी का सेकंड है हमारा, बी का सेकंड क्या है? आधुनिकीकरण वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना। पश्चिमीकरण क्या होगा? ये धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा, और ये ब्राह्मणीकरण ब्राह्मण संदर्भ समूह हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृतिकरण जाति के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। आगे आधुनिकीकरण वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना। पश्चिमीकरण धर्मनिरपेक्षता, और ब्राह्मणीकरण ब्राह्मण संदर्भ समूह। अध्याय में निम्नलिखित अवधारणाओं को क्रमानुसार लिखें। पहला क्या है? ये कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमांचर और प्रत्यक्ष प्रकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमांचर और प्रत्यक्ष प्रकार। तो समाजशास्त्री अध्ययन में दिए गए उपरोक्त विकल्प के अवधारणा का क्रम इस प्रकार है। क्या है? कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रत्यक्ष प्रकार। और कायिक संगठन सावयववाद के एक सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य जिसके अनुसार समाज की संरचना और प्रकार की दृष्टि से एक जैविकी सवयव माना जाता है। आगे देखिए, सांस्कृतिक पिछड़ापन देखिए क्या है? सांस्कृतिक पिछड़ापन यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि समाज में तकनीकी विकास और नैतिक एवं कानूनी संस्थाओं में समान गति से परिवर्तन नहीं होते। तकनीकी विकास में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, परिणाम दोनों में एक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। इस पिछड़ापन और अंतराल के कारण कभी कभी कुछ समाजों में सामाजिक संघर्ष और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस अवधारणा का प्रयोग विलियम ऑगबर्न ने प्रस्तुत किया। प्रतिमांचर देखिए, सामाजिक संबंधों को द्विविभाजन के एक विशिष्ट योजना प्रतिमांचर का नाम से जानी जाती है। इस योजना के प्रस्थापक विद्वान टॉलकट पार्सन रहे। अप्रत्यक्ष प्रकार देखिए, किसी घटना या तत्व या इकाई के वे वस्तुपरक परिणाम प्रकट या अप्रकट प्रकार हैं जो किसी व्यवस्था के कार्यकर्ता या सहयोगी द्वारा अपेक्षित और मान्य एवं वांछित हैं। आगे देखिए, बचपन में मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी का क्रम अनुसार लिखें। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, परिवार, स्कूल,
समकक्ष समूह और धर्म। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं तथा आत्मापन को सीख कर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी क्रमशः परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह और धर्म आदि हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लेखकों के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही है? तो नंबर डी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंडसे, डब्ल्यू मिल्स। क्या है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंडसे और डब्ल्यू मिल्स। ये 1818 से 1883, मैक्स वेबर 1864 से 1920, रॉबर्ट लिंडसे ये 1889 से 1949 और C.W. मिल्स 1916 से 1962। देखिए अभिकथन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन परिवार का प्रारंभिक कार्य बालक की प्रसूति, देखभाल, परिचर्या और पालन पोषण। तर्क क्या है? बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ये दोनों से ये का सही स्पष्टीकरण है। तो लुडनबर्ग के अनुसार परिवार मुख्यतः 4 प्रकार के कार्य करता है: यौन व्यवहारों का नियमन और संतान उत्पत्ति, बच्चों की देखरेख और उनका पालन पोषण, सहकारिता एवं श्रम विभाजन, प्राथमिक समूह संतुष्टियाँ। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं। ए आर कारण आर अभिकथन ए की व्याख्या करता है। आगे देखिए, अभिकथन और तर्क क्या है? विवाह को आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है। बच्चे के जन्म से किसी व्यक्ति के निर्वाण की प्राप्ति संभव हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। पारिवारिक रूप से विवाह 2 या 2 से अधिक विषम लिंगियों के बीच समाजोनुमोदित औपचारिक तथा अपेक्षाकृत स्थायी लैंगिक संबंधों की एक व्यवस्था और नियमों चरों का एक पुंज है, जो परिवार जीवन के लिए आवश्यक पारस्परिक दायित्वों अधिकारों द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधता है। अतः विवाह को आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है, परंतु बच्चों के जन्म से किसी व्यक्ति का निर्वाण प्राप्ति संभव होना असत्य है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? अभिकथन है और तर्क है। तो क्या है? वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उनसे संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष का मुख्य कारण वे अधिकार हैं जिन्हें का प्रयोग वरिष्ठ अधीनस्थों पे करते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या होगा? क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये गलत, आर सही। वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच आर्थिक संबंध है, तो आर्थिक संबंध ये सही नहीं है। तो वरिष्ठों और अधीनस्थों का संबंध सत्ता का संबंध है, ना कि आर्थिक संबंध। आर्थिक नहीं है। संघर्ष का मुख्य कारण वे अधिकार हैं जिनका प्रयोग वरिष्ठ अधीनस्थों पर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम में रखें, कोड का इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता, ये संस्कृतिकरण के उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं। देखें, ऊंची जाति की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता, ये संस्कृतिकरण प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नारीवादी विदुषी ने फेमिनिस्ट मिस्टेक को परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, बेटी फ्राइडेन ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेटी फ्राइडेन ने फेमिनिन मिस्टेक को परिभाषित किया। महिला आंदोलन की द्वितीय लहर की शुरुआत फेमिनिन वेटन की वजह से फेमिनिन मिस्टेक ने
पहली भूमिका अदा की। महिलावादी आंदोलन की द्वितीय लहर की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, ऐसा अनुमान है। अब अभिकथन और तर्क देखिए। नेक्स्ट क्या है? अभिकथन है किसी संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों के शब्द तथा उनके क्रम प्रत्येक स्थिति में एक समान है। तर्क क्या है? सामान्यतः संरचित साक्षात्कार के तथ्य आधारित प्रश्नों और उत्तरदाता की आयु, लिंग, कार्य संबंधी उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये बी सही है, जिसमें का अभिकथन और सही है और जो कारण है उसकी सही स्पष्टीकरण है। क्या है कि किसी संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों के शब्द तथा उनके क्रम प्रत्येक स्थिति में एक समान होते हैं और सामान्यतः संरचित साक्षात्कार को तथ्य आधारित प्रश्नों तथा उत्तरदाता की आयु, लिंग, कार्य संबंधी उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है? शोध सूचना एकत्र करने के लिए एक मौखिक विधि, इससे पूर्व निर्मित एवं लिखित प्रश्नों साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनादाता से पूर्व निश्चित स्थान और समय पर वार्तालाप किया जाता है, संरचित साक्षात्कार कहलाता है। इस अवधि में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों की भाषा और क्रम में हेरफेर करने की स्वतंत्रता नहीं होती। किसी संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों के शब्द और उसके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति में एक समान रहते हैं तथा सामान्यतः संरचित साक्षात्कार को तथ्य आधारित प्रश्नों और उत्तरदाता की आयु, लिंग, कार्य संबंधी उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सांस्कृतिकरण से कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थानिक। भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के संबंध में कुछ अवधारणाओं का विकास हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास इस संस्कृतिकरण की अवधारणा का महत्व रखते हैं। संस्कृतिकरण स्थानिक परिवर्तन का जिक्र करता है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण में पदमूलक परिवर्तन होते हैं, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। आगे देखिए, अभिकथन और तर्क। समाजशास्त्री जांच के परिणाम स्वरूप हमारी कल्पना की पुष्टि हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम सामान्य सैद्धांतिक ढांचे में जिससे इस विशिष्ट परिकल्पना का विकास किया गया था, ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। आमतौर पर परिकल्पनाओं की न तो पूरी तरह समर्थन दिया जाता है और न ही उन्हें पूरी तरह रद्द किया जाता है। यह ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ए का आर सही स्पष्टीकरण है। देखिए, किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच संबंधों को अभिव्यक्त करने वाले अपरिचित कथन को परिकल्पना कहते हैं। किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच संबंधों को अभिव्यक्त करने वाली अपरिचित कथन को परिकल्पना कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को परिकल्पना कहा जाता है। जांच के पश्चात परिकल्पना की सत्यता सिद्ध की जा सकती है, परंतु यदि यह सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो इसे पुनः संशोधित किया जाता है, न कि इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। तो अभिकथन कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर तर्क आर अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में संघ का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा इसमें ऑप्शन गड़बड़ है। क्या है? इसमें संघ ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी रचना जानबूझ करके की जाती है, किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों या क्रियाओं को पूरा करने के लिए की जाती है। समितियां सनातन नहीं होती, अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतः परिवार तथा जाति सभा दोनों संघ के उदाहरण हैं। आगे देखिए, अभिकथन है और उसका तर्क है। समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों का पहुंचता है, और ये मान्यता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उनमें नियमितता है। तो इसकी वो देखिए, स्पष्टीकरण क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है?
ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण, ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं। समाजवादी समाज में प्रत्यक्षवाद तुलनात्मक पद्धति और वास्तविक तथ्यों का प्रयोग कर रहा है, जिससे सामाजिक घटनाओं को प्रायः अकट्ट स्पष्टीकरण ढूंढने में मदद मिलती है। समाजशास्त्री अनुभव के आधार पर प्राप्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, इसलिए निरीक्षण परीक्षण आधारित सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण किया जा रहा है। अतः अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं, परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता? तो कौन सा कथन है जो व्याख्या नहीं करता है? देखिए, व्यवहार की ऐसी साझा अपेक्षाओं प्रत्याशाओं को मानदंड कहते हैं जिन्हें सांस्कृतिक दृष्टि से समाज विशेष में वांछनीय और उपयुक्त माना जाता है। मानदंड मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी है, मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते। क्या है? निम्नलिखित में सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। जैसे मानदंड इसकी व्याख्या फिर से देखते हैं। व्यवहार की ऐसी साझा अपेक्षाओं और प्रत्याशाओं को मानदंड कहते हैं जिन्हें सांस्कृतिक दृष्टि से वांछनीय उपयुक्त माना जाता है। मानदंड मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करते हैं, ये नहीं, लेकिन इसमें क्या कहा गया? नहीं करते हैं। मानव व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, सामाजिक मूल्यों पर आधारित है और स्वीकृति मानदंड हमेशा स्वीकृति पर आधारित नहीं होता है, ये भी सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, स्पष्ट लक्ष्य। ये समुदाय की विशेषता को नहीं दर्शाती, बाकी हम की भावना, सुनिश्चितता और स्थायित्व दर्शाती है। समुदाय शब्द का प्रयोग बहुधा व्यक्तियों के ऐसे समूह और सामाजिक सहचर्य के ऐसे रूप के लिए किया जाता है जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिनमें पारस्परिक एकत्व की भावना, अंतर पारस्परिकता, साझा संस्कृति, संगठित क्रियाकलापों की विशेषताएं होती हैं। समुदाय के लिए स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा। कौन सा कथन सही है? तो पूछा गया इसमें कौन सा कथन सही है? तो संस्थान नियंत्रण का माध्यम है, संस्थाएं तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं, तो संस्थाएं मानकीकृत मानदंड है, तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो गिलिन और गिलिन ने संस्था के निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। लगभग 6 विशेषताओं का उल्लेख किया। क्या है? व्यवस्था की इकाई हैं, पारिभाषिक परंपराएं हैं, अधिक स्थायित्व होता है, सांस्कृतिक उपकरण हैं, स्पष्ट प्रतीक होते हैं और एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। अभिकथन देखिए और तर्क देखिए। संस्कृति के से भाव उन मान्यताओं, मूल्यों और व्यक्ति के चिन्हों से हैं जिनमें कोई मानव समूह सच्चे रूप में अपनाता है। दूसरा देखिए, संस्कृति ऐसे मानव समूह के सदस्यों के अनुभवों को संगठित करने, उनके व्यवहारों को पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। तो देख लेते हैं इसका हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी दोनों सही और एर का सही स्पष्टीकरण है। देखिए इसकी व्याख्या, पीएच लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। ये लैंडिस का कथन है। कहा, संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित और विकसित होती है। संस्कृति का एक प्रभावी आचार तत्व होता है जिसे इथॉस कहते हैं। इसका अर्थ है संस्कृति मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है और इसके पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, वह एक भूमिकाओं का झुंड और दो तरफा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है? वह भूमिकाओं का झुंड और दो तरफा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है तो उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नर्स से मरीजों
से अन्य डॉक्टरों से तथा चिकित्सा अधिकारियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभाना। अतः भूमिका विन्यास भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? तो ये इमानुएल दुर्खिम ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो दुर्खिम ने समाजशास्त्र का वास्तविक पिता माना जाता है। उन्हें सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझा और कहा कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स का कथन है कि आज तक का ये सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो हमारी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही कहा है कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुत प्रसिद्ध जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसी में उन्होंने कहा कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऑप्शन नंबर सी। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जाना माना मार्क्सवादी समाजशास्त्री है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी A.R. देसाई हमारा ये जाने माने मार्क्सवादी समाजशास्त्री। तो A.R. देसाई मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अजन्म प्रतिबद्ध रहे भारतीय समाजशास्त्री अक्षयलाल रमनलाल देसाई गणना मुंबई विश्वविद्यालय के अंग्रेजी समाजशास्त्रियों के रूप में के लिए जाना जाता है। A.R. देसाई को मार्क्सवादी समाजशास्त्री माना जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणाओं को विकसित की थी? तो ये हमारे थे रॉबर्ट के मार्टन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकारों के लिए जाना गया इनको। अब उन्होंने बताया कि प्रकट और अप्रकट प्रकार होते क्या हैं। प्रकट प्रकार ऐसी घटना, क्रिया या तथ्य या वस्तु को उन परिणामों को अव्यक्त और अप्रकट प्रकार कहा जाता है जो अप्रत्याशित, अनापेक्षित और अकल्पित तथा अमान्य होते हैं। और प्रकट प्रकार क्या है? किसी घटना, तथ्य या इकाई के वे वस्तु परिणाम प्रकट या अव्यक्त प्रकार हैं जो किसी व्यवस्था के कार्यकर्ताओं या सहयोगियों द्वारा अपेक्षित और मान्य और वांछित है। प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा को रॉबर्ट के मार्टन ने होपी लोगों एक धार्मिक संस्कार के उदाहरण के रूप में दी। नेक्स्ट देखिए, उद्दीपन प्रत्युत्तर का मॉडल बाहरी क्रियाओं के महत्व देता है। इंसान के कार्यों को उद्दीपन का प्रत्युत्तर माना जाता है जो कि बाहरी दुनिया में घटते हैं। यह विचार किसने माना? तो ये मीड का है, जी.एच. मीड ने कहा। पहले तो देखिए इनकी व्याख्या क्या है। जी.एच. मीड अमेरिका के शिकागो वैचारिक परंपरा के एक अग्रणी दार्शनिक और अर्थ क्रियावादी विचारधारा के बहुत नवीन परंपरा रखने का गौरव प्राप्त है। जी.एच. मीड के अनुसार प्रत्युत्तर के प्रतिरूप बाहरी क्रियाओं के महत्व देता है। प्रत्युत्तर का प्रारूप बाहरी क्रियाओं को महत्व देता है। इंसान के कार्यों को उद्दीपन का प्रत्युत्तर माना जाता है जो कि बाहरी दुनिया में घटते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा का विवरण दिया है? तो ये इतनी इनकी पुस्तकें थी। पोस्टर्न स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, रिलीजन ऑफ इंडिया, थ्योरी एंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा। मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला प्रवर्तक समाजशास्त्री माना जाता है। मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला प्रवर्तक माना जाता है। मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया है। देखिए आगे, गुणात्मक पद्धति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी वास्तविक जीवन सारे ऑप्शन सही है हमारे। वास्तविक जीवन परिस्थिति से संबंधित प्रचुर सामग्री प्रदान करता है। व्यवहार को सही अर्थ समझना, व्यवहार के व्यापक संदर्भ में समझने में मदद करना और
यही हमारे ऑप्शन है। आगे देखें इनकी व्याख्या। वे पद्धतियाँ केवल गुणों को महत्व देती हैं, संख्याओं को नहीं। वे हैं गुणात्मक पद्धतियाँ कहा जाता है। ये पद्धतियाँ इकाइयों का केवल विवरण प्रस्तुत करती हैं। इनके अंतर्गत स्थिति की व्याख्या और विवेचना प्रस्तुत की जाती है। सहभागी अवलोकन, व्यक्तिक अध्ययन, सहभागी अवलोकन, व्यक्तिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, जीवन इतिहास गुणात्मक पद्धतियों के उदाहरण। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और यथार्थ से पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो गद्यांश से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इनको। नव संजातीय दृश्य को समझने के लिए 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। संजातीयता और संजातीय पहचान के लिए मूलतावादी एक ही वंश से होने को ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, क्योंकि संजातीय तत्वों पर आधारित बौद्धिक सिद्धांतों और संगठनों की अपेक्षा मूलतावादी निष्ठाओं को शीघ्रता से सक्रिय किया जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण को स्थितिजन्य, व्यक्तिजन्य और उपकरणजन्य कह सकते हैं। इसमें प्रमुख बल इस बात पर है कि किसी विशेष समूह के सदस्यों की इन अनुभूतियों से वे अन्यों से किस प्रकार से भिन्न मानते हैं और ऐसी अनुभूति से उस समूह की वर्तमान स्थिति के लिए क्या समस्याएं और विषमताएं पैदा होती हैं और इसका उनके भावी अवसरों पर कितना प्रभाव पड़ता है। ये विवादास्पद दृष्टिकोणों से मुद्दों पर स्पष्टीकरण और समकालीन यथार्थ को समझने में सहायता मिलती है, मगर उनमें से अंतिम निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। वे प्रायः विगत पुनर्निर्माण के अभ्यास से कुछ अधिक कुछ नहीं है। अथवा वर्तमान की व्याख्या के लिए ये स्थितियों को परिभाषित एवं पुनः परिभाषित करते हैं। ये आपोषित भविष्य की उपलब्धि के लिए युक्ति और विधि, जातीय धर्म, राज्य, संप्रदाय और श्रेणी की जानी पहचानी सीमाओं को लांघ जाती है। यह राष्ट्रीयता और समुदायों को टुकड़ों में विभाजित करना चाहती है और संजातीय संकेतों के प्रयोग द्वारा नई राष्ट्रीयता और समुदायों का निर्माण करना चाहती है। इसमें सन्निहित है प्रतीक। ये प्रतीक पुराने और ताज़ा बनाए गए हो सकते हैं, जिनका प्रयोग होशियारी से प्रतिस्पर्धा में जुटे लोग करते हैं। संजातीयता के प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक पहलू अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और प्रायः उनका राजनीतिकरण हो जाता है, क्योंकि विश्लेषण करने पर यह अंतिम निष्कर्ष निकलता है। संजातीय संघर्षों में आर्थिक स्रोतों और उत्पादों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी की मांगें में निहित होती है। प्रदत्त पहचान के प्रति व्यक्ति एवं समूह प्रश्न उठा सकते हैं। इनकी प्रक्रियाएं नई पहचान और नई